खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून दौरे पर रहेंगे एमपी के सीएम। ऋषिकेश पहुंचेंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। शाम 7 बजे पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वहीं रात 8 बजे पहुंचेंगे परमार्थ निकेतन आश्रम। परमार्थ निकेतन में करेंगे बैठक, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। वहीं स्वामी चिदानंद मुनि के साथ भी बैठक करेंगे। रात्रि विश्राम मुनि की रेती आनंद आश्रम में करेंगे। मध्य प्रदेश चुनावी घमासान के बीच बना चर्चा का विषय। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। वहीं शाम को 7 बजे पहुंचेंगे देहरादून। साथ ही आपको बता दें, स्वामी चिदानंद मुनि के साथ बैठक करेंगे। रात्रि विश्राम मुनि की रेती और आनंद आश्रम में किया जाएगा। एमपी में चुनावी घमासान के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं समिति की बैठक में विपक्षी विधायकों के न आने से बैठक स्थगित हो गई है, जो अब 11 अक्टूबर को विधानसभा में आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समय से विधानसभा पहुंच गए थे, लेकिन जबकि कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी और मनोज तिवारी इस बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं बीएसपी विधायक शहजाद की बात करें तो वो भी समय पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद से इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। देखिए, आप जानते हैं कि जो अपने आंदोलनकारियों के क्षेत्रीय आरक्षण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय जो प्रवर समिति जिसके लिए बनाई गई थी, एक बैठक हम कर चुके थे। उसके बाद आज भी हमने बैठक रखी थी, क्योंकि माननीय अध्यक्षा जी से हमने इसके एक्सटेंशन का समय लिया था। उस दौरान हमें ये बैठक भी करनी थी। तो आज हमारे पास कॉरम भी था, सभी लोग मौजूद थे, लेकिन विपक्ष के साथी उसमें नहीं थे। तो मेरे को लगा कि बिना उनके हम ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। कल को फिर वो किसी प्रकार से कुछ और बात रखें, क्योंकि उचित प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब लोग एक मंथन करने के बाद, एक विचार विमर्श करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। वो नहीं तो मेरे को लगा कि उनके बिना हम कोई मंथन न करें। तो एक उनके बात को हमने महत्व दिए, उनका रहना हमें ज्यादा उपयोगी लग रहा था। अब वो किन कारणों से नहीं आए, सूचना उनको प्रॉपर थी, कंफर्मेशन भी हमें मिली कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया है कि प्रदेश में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर खेलों का आयोजन भाजपा युवा मोर्चा कराने जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मोंडेली ने कहा है कि जिस तरह से एशियाई गेम में देश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक और विधानसभा स्तर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। कबड्डी, बैडमिंटन जैसे खेलों का आयोजन भी इसमें किया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भारत के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अपनी एशियन गेम्स में दी है, 160 मेडल की हमारी टैली रही है। इससे पहले कभी इतना अच्छा प्रदर्शन भारत की टीम ने नहीं किया है। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 हमारे जो ब्रॉन्ज मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए हैं। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इन खिलाड़ियों को बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे भारत में जब ये खिलाड़ी वापस आ रहे हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, तो उनके स्वागत कार्यक्रम, उनके सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन भी हम करेंगे। और जो भारत की सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है, इसको भी हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। 3000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने किया है। इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया स्टेडियम, जिसमें से 13 स्टेडियम यहाँ उत्तराखंड के अंदर हर जिले में बने हुए हैं और 4 स्पेशल स्टेडियम, जिसमें हमारा परेड ग्राउंड का जो मल्टीपर्पज एक स्टेडियम बना है वो भी आता है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रस्तावित है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं के लिए। और वहीं कांग्रेस भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर के कांग्रेस ने अपनी सभी इकाइयों को मजबूत करना शुरू कर दिया है।
वहीं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आगामी तैयारी को लेकर भी चर्चा की। संगठन के प्रभारी सुनील पवार ने बताया कि उत्तराखंड में संगठन अधिकांश जिलों में अपनी इकाइयां बना चुका है और जहां पर नहीं बनाई गई है वहां पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इकाइयों को ग्राम स्तर पर मजबूत किया जाएगा और इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जिलों में 2 दिन का सर्वोदय कैंप आयोजित किया जाएगा, जबकि ब्लॉक स्तर पर 1 दिन के सर्वोदय कैंप लगाए जाएंगे। देखिए, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय चेयरपर्सन सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के विस्तार में और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो काम करना है उसके एवज में हर राज्य के अंदर एक प्रक्रिया के माध्यम आज उत्तराखंड के देहरादून पीसीसी कार्यालय में हमारे भाई मोहित उनियाल जी, हमारे साथी ललित जी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की सारी टीम यहाँ पे एकत्रित हुई और एकत्रित होने के पीछे हमारा मकसद ये है कि संगठन एक लंबे समय से पूरे देश में जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए काम कर रहा है और साथ में सर्वोदय के कैंपों का आयोजन किया जाता है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश मौजूद रहे। डोलमार के पास होटल रिवर व्यू में कैसीनो के मामले में सफेद पोश लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस दौरान सवाल उठाते हुए कई बातों को कहा। तो आखिर पुलिस होटल में मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर भी बात की गई। करण महारा ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर नैनीताल जिले में अवैध कैसीनो, दोनों मामलों में सफेदपोश नेताओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पोष मत कीजिए, सत्ताधारी सफेद पोष कीजिए कहिए, क्योंकि चाहे किसानों की हत्या हुई हो, 5 किसानों के थार से कुचल के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग अपमान हुआ हो, चाहे अंकिता के साथ हुआ हो, चाहे वो पुरोला की घटना हो, चाहे ये कैसीनो कांड हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई बड़े लोग हैं जो वीआईपी कल्चर जो इनका है उसमें है। और इस कांड में तो मैं सीधे सीधे कहूंगा, सीधे आपने बारहों पे कार्रवाई कर दी, आपने जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसका होटल है, जो मालिक है होटल का और उसके जो पार्टनर्स है, उनके नाम पे सीधे खुले हुए उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक जांच का विषय है। एसएसपी ने अच्छा काम किया, वो यहाँ स्नैक पकड़ी 1 करोड़ की, उसके बाद इसमें छापा डाला, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का और पुलिस के आला अधिकारियों के दबाव में मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही और एक ईमानदार आदमी को, एक ईमानदार ऑफिसर को काम नहीं करने दिया जा रहा। और हम लगातार प्रदर्शन करें जब तक सत्ताधारी दल से जुड़े हुए उन लोगों के नाम सामने नहीं आते जो इस होटल के मालिक हैं या उनके पार्टनर हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि होटल में जो काम हुआ वो बिना मालिक के और उसके पार्टनर्स की सहमति के नहीं हो सकता था। कई लोग हैं इसमें तोते की जान राक्षस में बसी है, राक्षस की जान तोते में बसी है। राक्षस कौन है, तोते कौन है, इन सबको पकड़ी है और संलिप्त हैं जो लोग, उनको संरक्षण साफ तौर पे सरकार दे रही है। और पुलिस की तो हम तारीफ कर सकते हैं, कप्तान साहब की, मैं कप्तान साहब की विशेष तारीफ करता हूं। उन्होंने आते 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी, आते ही उन्होंने ऐसे कैसीनो का जो काला गोरख धंधा चल रहा था और कई समय से चल रहा था, जो जानकारियां प्राप्त हो रही है और ये सारी जानकारियां पुलिस के पास आ चुकी है, अनुबंध उनके पास होगा
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे कसीनो प्रकरण हो, लगातार देवभूमि को शर्मसार करते हैं और ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का पाठ पढ़ाने में पीछे नहीं हटते। देखिए, ये साफ जाहिर हो चुका है कि भाजपा की सरकार में अपराधियों को, गैर कानूनी रूप से संलिप्त लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसकी ताजा मिसाल गोलमार नैनीताल रोड पे देखने को मिली है। एसएसपी नैनीताल ने अपनी एक अलग छवि बनाई है और यहाँ की जनता को बड़ा भरोसा भी रहा है और उन्होंने कई मामलों का पर्दाफाश किया। गोलबार में जो अवैध कैसीनो चल रहा था उस पर उन्होंने छापेमारी की, वहां पर पैसा बरामद हुआ, वहां पर आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई, वहां पर बार बालाएं देखने को मिली, उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद ये मामले का पटाक्षेप हो जाता है, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब, तो यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मंत्र को साकार करने के लिए धामी सरकार युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। युवा महोत्सव में पर्यटन, कृषि, तकनीकी, कौशल विकास और साहसिक पर्यटन से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे, ताकि युवा एक ही स्थान पर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हासिल कर सकें और अपनी अभिरुचि के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। युवा महोत्सव में राज्य की श्रम शक्ति की अपस्केलिंग किए जाने हेतु IIT रुड़की के साथ MOU साइन किया जा रहा है। राज्य की युवा शक्ति को डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु फैकल्टी ट्रेनिंग के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर रोजगार के उद्देश्य से जापान में एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापानी भाषा और कल्चर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्न स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया जा रहा है। नर्सिंग प्रशिक्षित युवाओं को इंग्लैंड और आयरलैंड में कार्य करने के लिए इन्वर्टिस कंसल्टेंसी के साथ MOU साइन किया जा रहा है।
युवा महोत्सव का उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार की विभिन्न जानकारी प्रदान करने के साथ ही सफल उद्यमियों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड की युवा शक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। युवा महोत्सव में डिजिटल जानकारी के बाद यदि युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी लेनी है या आवेदन करना है तो इसके लिए भी धामी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। 9 अक्टूबर को परेड ग्राउंड देहरादून में हजारों युवा इस युवा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। यदि आप युवा महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.celebrationofskillsuk.in। उन्नति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है धामी सरकार। रोजगार और स्वरोजगार बन रहे हैं युवा शक्ति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जहां जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि जनता दरबार में लगभग 120 शिकायतें आई हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, जमीन, सीनियर सिटीजन और पुलिस से संबंधित मामले भी देखने को मिले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश इस मामले में जारी कर दिए गए हैं। तकरीबन 120 शिकायतें हमारे पास आई हैं और इसमें अलग अलग तरह की हैं, बिजली, पानी, सीनियर सिटीजन्स भी आए थे, कुछ लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी आए थे और कुछ पुलिस से रिलेटेड मामले भी आए थे। तो ये सारे मामले आए थे और हम कोशिश करते हैं कि मामले का निस्तारण वहीं के वहीं हो जाए, लेकिन जो कुछ डिस्प्यूटेड होते हैं जहाँ मौके का को देखना होता है वहाँ पर हमारी टीम जाती है और उसको देख के फिर निस्तारण। भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल में 1 साल से कठिन परिश्रम के बाद से 27 अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इन अधिकारियों को 1 साल के कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, हथियार चलाना, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसी जानकारियां दी गई। तो वहीं इन युवा अधिकारियों ने भव्य दीक्षांत समारोह और शपथ ग्रहण समारोह में बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। I'm thankful to instructors and my parents and everybody in academy who helped me to reach this. That's it. Thank you. This is a very proud moment for me. I've been training here for the past 1 year, and today my parents have come here from far distance, and along with them, many of my relatives they have also arrived here. And after getting training here for 1 year, we have learnt a lot, and we will continue to serve the country. And whatever we have learnt over here, we will try to replicate those training skills during our duty, and will perform our duties with utmost integrity. सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है सर कि आज इतना इम्पोर्टेंट डे है सर। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे साथ हैं और सर आईटीबीपी सर जैसे आप जानते हैं इस टाइम पे सबसे इमर्जिंग फोर्स है इंडो चाइना रिलेशन को देके, और जैसे एक्सपेंड हो रहा है हमारा बॉर्डर चाइना साइड। अभी आपने देखा होगा कि सिक्किम में डिजास्टर मैनेजमेंट जितना भी होता है उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है उसमें आईटीबीपी सबसे आगे है सर। जो माउंटेनिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है तो हमें इस स्किल्स को लेके सिखाया गया है पूरा। यहाँ पे जो रॉक मॉड्यूल चलता है हमारा माउंटेनिंग मॉड्यूल, उसको लेके हमें पूरा ट्रेनिंग दी जाती है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस फोर्स का पार्ट हूँ जो आगे चल के देश की सेवा कर सकेंगे। तो थैंक यू। 15 बटालियन एनडीआरएफ परिषद में 1 मिनट ड्रिल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस दौरान एनडीआरएफ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेश कुमार चौधरी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि संचार से जुड़ी तैयारी और बचाव कार्यों की तैयारी को जानने के लिए ड्रिल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के समय कम समय में ज्यादा लोगों की जान बचाना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 5 तारीख से 7 तारीख तक इस 15वीं वाहिनी के प्रांगण में 1 मिनट ड्रिल एंड क्यूडीए का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 4 नॉर्थ जोन की 4 वाहिनी पार्टिसिपेट की। इसमें फर्स्ट पोजीशन 15वीं वाहिनी की आई है और सेकंड पोजीशन 7th वाहिनी की आई है, दोनों कंपटीशन में 1 मिनट ड्रिल एंड क्यूडीए कंपटीशन में। उद्देश्य क्या होता है इस 1 मिनट ड्रिल का?
उद्देश्य ये है कि अपने जो भी इक्विपमेंट हैंडलिंग है उसमें महारत हासिल हो इनको, और इसमें जब जान माल की कभी कभी रेस्क्यू में जा रहे हैं तो परिपक्वता हो इनकी। हरिद्वार पुलिस को बीते महीने सूचना प्राप्त हुई थी कि हिल बाईपास रोड रबर फैक्ट्री के सामने जंगल के अंदर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, कोतवाली प्रभारी भावना कंथोला फोर्स के साथ ही मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि घटनास्थल पर एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। इस पूरे मामले का हरिद्वार एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। हुई थी, सूचना मिली थी, और क्योंकि वो उसकी बॉडी भी अज्ञात में ही थी, उसका कोई पता नहीं चल पाया था, और उसका गला दबा के चुन्नी से उसका मुंह दबा के और गले में उसका स्ट्रंगुलेशन था। क्योंकि मामला संगीन था, इसलिए पुलिस ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत अपनी ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया। क्योंकि अज्ञात में मुकदमा था और कोई भी इसका वेयर अबाउट नहीं था, कोई मिसिंग भी कहीं नहीं थी। पुलिस ने इसमें लगातार बैक ट्रैक करते हुए पीछे सीसीटीवी कैमरास के लगातार मॉनिटरिंग करी, तो पुलिस को करीब कुछ संदिग्ध का एक हमें पता लगा। उसको जब आगे पता किया उसके बारे में, तो 27 की घटना का हमें पता लगा कि 27 तारीख को ये घटना की गई है। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है, और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी, और इसका जो पति है सागर उर्फ करण, वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की चौथी शादी थी, और जो सागर उर्फ करण है, इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त तो दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयर अबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। और कोतवाली पुलिस और एसओजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को खोल के इस अभियोग का अनावरण सफल किया है, इसलिए इस पूरी टीम को मेरी ओर से इनाम की घोषणा भी की है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है।
निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजकुमार द्वारा टनकपुर उपजिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। तीन चार दिन का दौरा है। पहले चंपावत जिला, फिर अल्मोड़ा और 4 जिले और अभी फिलहाल आमबाग जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पे जो हमारे आयुष्मान भारत हमारे कार्ड्स बन रहे आयुष्मान कार्ड उसकी भी मैंने प्रगति देखी और आभा आईडी बन रही है उसके बारे में भी जो ANMs हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया। और अभी हमारा आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और आयुष्मान सभा और आयुष्मान मेरे भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और CHC लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है। तो सभी को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में इसका बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार हम लोग करें। और हमारा जो अभी टारगेट है अभी तक पूरे राज्य में हमने 52 लाख कार्ड्स हमने आयुष्मान के बना दिए हैं और अभी 20-25 लाख कार्ड और हम लोग टारगेट रखे हैं जो इस दौरान हम लोग बना लेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री